नमस्कार, मेरा नाम है राम कुमार रघुवंशी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राम कोचिंग अशोकनगर में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को मैंने समझाया था, तो वो लेक्चर आपको ज़रूर देखना है। और उस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। वेव क्या होता है, सेम फेज क्या है, फेज का मीनिंग क्या है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है, मिनिमम कब होता है, और जो कि के कंडीशंस होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो आपको मैंने समझाया था। तो ये लेक्चर आपको ज़रूर देखना है, पिछला लेक्चर, वो लेक्चर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट गलती से अगर आप इस लेक्चर में आ गए तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो पहले आप वो लेक्चर देखो, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आए। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको बताऊंगा मैं स्टार्टिंग में कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, तो देखिए, तो कोहेरेंट सोर्स सिंपल है। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कोहेरेंट सोर्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ लेना कि टू सोर्स ऑफ लाइट, तो टू सोर्स ऑफ लाइट है और जिनकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट हो। फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर आपको मिलता है किसी भी पॉइंट पर, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। अब ये समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर आना चाहिए। चलो फिर बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेव है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वेशन होता है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और सेकेंड वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। अब इसमें आप देखोगे दोनों में ओमेगा मैंने सेम रखा हुआ है। ये जो साइन के अंदर लिखा है वो फेस होता है। अब मैंने बोला कि फेस डिफरेंस को मुझे कांस्टेंट रखना है, तभी हमें मिलेंगे कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स जो है यानी कि उनका फेस डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और फेस डिफरेंस को कांस्टेंट रखने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को सेम रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा एट अ गिवन प्लेस, यानी वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी आप देखिए, ये जो फेस है वो टाइम पे डिपेंड करता है, इसका फेस भी टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन जब दोनों का फेस का डिफरेंस निकालोगे ना तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फेस डिफरेंस को हम फाई लिखते हैं, तो माइनस करने के लिए ओमेगा टी प्लस के एक्स टू में से हमने माइनस कर दिया ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। माइनस करोगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का जीरो हो जाएंगे, तो टी वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी और आपको मिल जाएगा के एक्स टू माइनस के एक्स वन। तो के को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये मिलेगा फेस। तो आप यहां पे समझे कि जो फेस डिफरेंस है वो कितना आएगा, के एक्स टू माइनस एक्स वन। तो क्या कहीं भी इसमें टाइम दिख रहा है आपको? नहीं। ये जो फेस था वो टाइम पे डिपेंड करता है, ये भी टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का फेस डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता है अगर आप ओमेगा को सेम कर देते हैं। अगर ओमेगा को डिफरेंट करोगे तो ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t, तो ये जीरो हो नहीं पाएगा, तो टाइम आपको मिल जाएगा उस फॉर्मूले में। और जब फेस डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करेगा तो उसको आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट का जो फेस डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज होने लगेगा। तो ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स नहीं माना जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स कब होंगे, जब किसी भी पॉइंट का जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाए। तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं, मान लो कि ये पॉइंट है, यहां पर फेस डिफरेंस जीरो आया, तो वो जीरो ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जीरो आ रहा है, 1 सेकंड बाद कुछ और आएगा, 2 सेकंड बाद कुछ और आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेस डिफरेंस कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के लिए दोनों सोर्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी आप बोलें, तो वो आपको सेम मिलना चाहिए। तो यही कंडीशन होता है कोहेरेंट सोर्स होने के लिए, क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, वो सेम हो। तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। चलिए,
क्या लिखा था इसमें कि टू सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट लाइट वेव्स विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसी लाइट इमिट करें दोनों सोर्सेज जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेज को बोलेंगे हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कि x2 - x1 और विच नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, यानी कि आपको मिल जाएगा कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट अ गिवन प्लेस। अब देखो इनकोहेरेंट क्या होता है, इसी का उल्टा, कि टू सोर्स ऑफ लाइट विच डू नॉट इमिट लाइट वेव विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आता, इन्हें हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। तो इनकोहेरेंट कौन से हुए? टू सोर्स ऑफ लाइट जो लाइट वेव को इमिट करते हैं लेकिन उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। उसका रीजन ये है कि दोनों सोर्सेस की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर आप चेंज कर दोगे तो फिर वो फेज डिफरेंस आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, और ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। अब हम समझते हैं इंटरफेरेंस के बारे में कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन यहाँ सामने लिखी हुई है, आप देख लेना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको मैंने समझाया था कि किसी भी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ वेव आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब उसी का एक केस होता है जो होता है इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जाकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में आपको कोई कंडीशन नहीं बताई थी मैंने कि आपको किस टाइप के सोर्स लेना है, किस टाइप की वेव होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन हम ले रहे हैं। कंडीशन इस टाइप की है कि जो टू सोर्स ऑफ लाइट लेंगे तो वो सोर्स ऑफ लाइट जो है कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स आपको समझा दिया मैंने, मतलब ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनका किसी भी पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखने के लिए उनका जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर हम लेने वाले हैं कोहेरेंट सोर्स, यानी कि जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सोर्स आपको लेना है कोहेरेंट सोर्स। और जो लाइट जो ट्रेवल करता है, यानी कि वेव जब ट्रेवल होता है तो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होना चाहिए। तो वेव ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन। तो जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होते हैं, कोहेरेंट सोर्स से आते हैं, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो ऐसी वेव जब सुपरपोज होंगी, किस टाइप की वेव? कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव और ट्रेवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन। शॉर्ट में समझे तो शॉर्ट में यही कहना चाह रहा हूं कि जब लाइट कमिंग फ्रॉम दी कोहेरेंट सोर्स और ट्रेवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन, सुपरपोज एट डिफरेंट पॉइंट, ये जो वेव होता है कोहेरेंट सोर्स से आती है, डिफरेंट पॉइंट पे सुपरपोज होती है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है वेव, कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव, और जब डिफरेंट पॉइंट पे सुपरपोज होती है यानी कि मिलती है, तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी यानी कि इंटेंसिटी का हो जाता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। कहानी समझ में आई? कोहेरेंट सोर्स से लाइट रेस आएंगी यानी कि वेव आएगा, ट्रेवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन और सुपरपोज एट डिफरेंट पॉइंट पे सुपरपोज होगा, लेकिन कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम रहेगा और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम रहेगा। और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ा चुका हूं आपको मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कि टाइप्स होते हैं इंटरफेरेंस के, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो कहानी समझ में आ गई? कोहेरेंट सोर्स से आने वाली लाइट, फिर से बोलता हूं, ट्रेवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन, सुपरपोज होती है डिफरेंट पॉइंट पर, तो इंटेंसिटी एट सम पॉइंट विल बी मैक्सिमम एंड सम पॉइंट विल बी मिनिमम, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो बस यही इसमें लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं था कि व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा है वो।
फिर बोल रहे हैं ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर और द इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड मिनिमम एट अदर्स। तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कुछ पे मिनिमम होगा, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। भैया इंटरफेरेंस कुछ अलग नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये केस है। बस आपको कोहेरेंट सोर्स लेना है, वेव चलेंगी सेम डायरेक्शन में और सुपरपोज होंगी, तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी और कुछ पर मिनिमम आ जाएगी। हमने देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझा। अब हम समझते हैं इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है। तो आपको मालूम है दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम कंडीशन की बात करें तो ये किस कंडीशन में होगा, तो इसका जो मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट will be मैक्सिमम। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और आपको मालूम है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। तो अगर इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैक्सिमम करना है, तो वहां पर जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यही कंडीशन है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का वो भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलना चाहिए। ओके, तो हम बात करेंगे फर्स्ट केस की कि आपको मालूम है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसको आपको मैक्सिमम करना है फॉर मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर मैक्सिमम आपको करना है एम्पलीट्यूड तो उसके लिए हमें जो cos फाई होता है, cos फाई को बताइए कितना करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। अब ये जो cos फाई है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू +1 कब दे सकता है, तो cos फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है इवन पाई पर, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन पाई होना चाहिए। तो यहां लिख सकता हूं मैं 2n पाई पे हमें ये मिल सकता है। अगर कंपेयर करें तो जो फाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो फाई इक्वल्स टू 2n पाई होना चाहिए। ओके, तो चलो ठीक है। और फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस, और आपको पढ़ा चुका हूं फेज डिफरेंस कितना होता है, k डेल एक्स के इक्वल आता है k इंटू पाथ डिफरेंस। डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, ये होता है 2n पाई। k का मतलब होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो डेल एक्स इक्वल्स टू 2n पाई। क्या ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ओके, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं डेल एक्स की बात करूं यानी कि पाथ डिफरेंस, तो वो कितना होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये वो कंडीशन है जो आप समझें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो ये मेन कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए आपका n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस हो सकता है कि कितना हो, 0 हो, n की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा हो सकता है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा। तो इस टाइप से आपको मिलेगा पाथ डिफरेंस। ये आगे बहुत काम आएगा जब आप IDSE पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे हम पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं, और पाथ डिफरेंस को देखकर बता देंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि अगर 0 पाथ डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है
तो वहां भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना आएगा एम्पलीट्यूड, चलो ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसको लिखेंगे अपन ए मैक्सिमम। तो cos फाई को 1 कर दिया, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2। ये हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और इसी टाइम पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, तो ये आपको मिलता है रूट i1 प्लस रूट i2 के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसकी ये मेन कंडीशन जो कि आपको याद करनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है एन लैम्डा, पाथ रेफरेंस होना चाहिए। चलो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है भाई? इंटरफेरेंस का दूसरा टाइप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मिनिमम। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो मिनिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये तो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो वहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो आपको मिलेगा मिनिमम एम्पलीट्यूड। और ये तो हमारा फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए। और अगर हम बात करें फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो cos फाई होता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो cos फाई की वैल्यू -1 होना चाहिए। cos फाई की वैल्यू -1 होना चाहिए। अब ये बताइए cos की -1 वैल्यू कहाँ आती है? तो ये आती है आपकी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं ना, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos फाई इक्वल्स टू -1 की जगह लिख सकते हैं cos और 2n-1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो 2n-1 ऑड हो गया भाई, 2n तो इवन है, 1 माइनस कर दोगे ऑड, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे आपको मिल जाएगा। कंपेयर करें तो जो फाई यानी कि फेज डिफरेंस है वो 2n-1 पाई होना चाहिए। अब फाई क्या होता है? तो फाई होता है k इंटू डेल एक्स। ये कितना आएगा? 2n-1 पाई। अच्छा, k की वैल्यू क्या होती है? k होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। k मतलब वेव नंबर, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। और 2n-1 पाई अच्छा लग रहा है, चलने दो। क्या पाई से पाई कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यहां से आप डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि पाथ डिफरेंस। तो लैम्डा को ऊपर भेजना, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये आपको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो बढ़िया कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है। ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो सकता है? 2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो वहां पर आपको मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। और ऐसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ सकता है? जैसे आप मान लीजिए n की वैल्यू 1 रखें, तो ये हो जाएगा 2-1 1, तो ये आपको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे रखिए आप n की वैल्यू 2, तो 4-1 यानी कि 3, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। ऐसे ही आप आगे करोगे, 3 रखेंगे तो 6-1 यानी कि 5 लैम्डा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस आना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है YDAC में, और जब आप पढ़ोगे डिफ्रैक्शन तब आपको ये कंडीशन काम आएगी कि पाथ डिफरेंस कितना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। चलिए, क्लियर बात समझ में आई? ओके। एक और चीज आपको बता दूं मैं वेव डायग्राम बनाकर,
कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो ऐसा होता है कि मान लो ये कोई वेव है, ये वेव मैंने बनाया, अब दो वेव सुपरपोज होंगी यहां पर, ठीक है, लेकिन दोनों वेव सेम फेस में रहेंगी। कौन से वाले केस में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। इसको यहां ना बनाऊं, आप कंफ्यूज रहोगे, इसको अलग से बना के दिखाऊंगा मैं। इसको कर देता हूं रफ। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका केस आपको समझ में आ गया। इंटेंसिटी मिनिमम होती है और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको ये कंडीशन लगाना है, ये उसका पाथ रेफरेंस आता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जरा सोचो कि किसी पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे एक्चुअल में चल क्या रहा है? कुछ नहीं है, टू वेव सुपरपोज होंगी लेकिन सेम फेस में, सेम फेस में होना चाहिए। तो मान लो कि ये कोई वेव है, ठीक है, एक और वेव है, सेम फेस में होगी वो भी, तो चलिए ठीक है, ये अपनी सेकंड वेव। अच्छा नहीं बना, फिर से ट्राई करते हैं। चलो फिर से ट्राई करेंगे, ये गैप ज्यादा हो गया था इस बार। चलिए इतना ही गैप यहां रखना चाहिए मुझे, अब ठीक है। एक और वेव बना लेता हूं मैं, चलिए ये टू वेव देखिए आप, तो ये हो जाएगी आपके लिए फर्स्ट वेव, ये हो जाएगी सेकंड वेव। दोनों वेव देखिए क्या है, सेम फेस में है, सुपरपोज होती हैं। जब सेम फेस में है, सुपरपोज होती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि एम्पलीट्यूड होगा, डायरेक्ट ऐड करके मिल जाएगा a1 प्लस a2 से। तो इसका जितना भी था, इसका जितना भी है, दोनों को प्लस कर लो। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, दोनों को प्लस करेंगे 3 आएगा। तो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका कितना होगा, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा। तो ये वेव कुछ इस टाइप से बन जाएगी। चलिए ये हो जाएगी यहाँ पे रिजल्टेंट वेव। तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों सेम फेस में थे, दोनों को ऐड किया तो इस टाइप से आपको मिल जाएगी रिजल्टेंट वेव। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका एम्पलीट्यूड था a1, ये सेकंड वाले का और ये थर्ड वाली का, तो थर्ड वाली यानी रिजल्टेंट वेव का दोनों को प्लस करके आएगा, ज्यादा आएगा। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया और इसी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और एक और बात बता दूं आपको मैं कि जब आप इंटरफेरेंस की बात करेंगे YDAC वगैरह में, तो दोनों का जो a1 एंड a2 जो आप लेंगे एम्पलीट्यूड, वो नियरली सेम लेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि a1 इज नियरली इक्वल टू a2, ज्यादा डिफरेंस हम नहीं रखेंगे, इक्वल बोल सकते हैं। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा होगा, इक्वल होगा या नियरली इक्वल होगा। तो जैसे मान लो कि एक का 100 है तो दूसरे का 99 है, इतना मान सकते हैं। या सेम रहे तो और अच्छा है, सेम रहेगा दोनों का एम्पलीट्यूड। इससे फायदा क्या है, अभी तो मैंने गैप बना दिया दोनों के बीच में, बट इनका नियरली सेम रहता है। जितना इसका है उतना ही इस वाले का भी है, फर्स्ट और सेकंड का लगभग सेम होता है। तो इसको आप चाहो तो बहुत ज्यादा क्लोज भी कर सकते हो, ज्यादा दूर कर दिया था मैंने, इसको आप इसके क्लोज चलने दो। अलग दिखना था मेरे को इसलिए मैंने अलग बनाया, बाकी आप समझ लेना, अलग से दिखाने के लिए उसको मैंने अलग बनाया, बट दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा होगा, नियरली सेम होगा। तो ऐड करने से आपको मिल जाएगा। ये तो हुआ कौन सा वाला केस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें देखो ये है कि जो टू वेव हैं वो अपोजिट फेस में रहेंगे। क्या होंगे, अपोजिट फेस में। तो जैसे मान लो कि ये आपका फर्स्ट वेव है, अच्छा बना क्या, नहीं बना, चलो फिर से ट्राई करते हैं। अब जैसा भी हो समझ लेना, ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड जो वेव होता है वो अपोजिट फेस में है, मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इस टाइप की वेव है। लेकिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग बराबर है, लगभग सेम है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है। मान लो इसका 100 तो इसका भी 100। तो जब सेम है तो अपोजिट वाले फेस में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं, यानी कि a1 माइनस a2। और जब सेम था तो माइनस करने पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो वेव बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, रिजल्टेंट वेव।
यानी कि इसका जो रिजल्टेंट जो ए आर होगा वो कितना हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं समझे, समझ लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि वहां पे डार्क हो जाएगा। भाई अपन क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट, ज्यादा लाइट आएगी, और डिस्ट्रक्टिव यानी कि लाइट कम से कम आएगी। तो कम से कम कितनी, 0, 0 मतलब ब्लैक, डार्क शेडो बनेगी वहां पे। क्या बनेगी, डार्क शेडो। तो ये इसलिए होता है, इसका केस होता है कि आपको इन दोनों को सेम रखना होता है। अब सेम नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो ये है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये ब्राइट है और ये डार्क है, तो ये शेडो बनी, लेकिन ये उतनी डार्क नहीं बनी, एकदम ब्लैक नहीं बनी, ठीक। तो दोनों को हमें रखना होता है सेम एम्पलीट्यूड पर। अच्छा, दोनों की एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो दोनों की जो इंटेंसिटी होगी तो वो भी तो सेम होगी बच्चे, इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। और अगर सेम इंटेंसिटी है तो उसको मैं आई मान सकता हूं। क्या मान लिया, आई। अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यही था। ओके, मेरे को ये बताइए कि √I1 प्लस √I2, लेकिन दोनों को मैंने आई मान लिया, तो ये हो जाएगा √I प्लस √I का होल स्क्वायर। √I प्लस √I मतलब 2√I का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बताओ कितना हो गया, 4, और √I का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, यानी कि 4I। बस समझे कुछ, इस तरीके से हमें लेना है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर दिखे कि यहां देखो ब्राइट और यहां डार्क, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग सेम कर दो। ये सेम होगा तो इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी, तो कितना आएगा, 4I के इक्वल आ जाएगा, यानी काफी मैक्सिमम आ रही है। और इस वाले केस में निकालें रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो 0 ही आना है। कैसे 0, देखो, तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है मिनिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले टाइम पर। ये कौन सा हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हो जाएगा आपका, तो √I1 I2 को I लिख सकते हैं, तो √I माइनस √I का होल स्क्वायर, √I 0, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो ये मिल जाएगी आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो भी किस केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो रीजन समझ में आ रहा है, आप इससे समझ सकते हैं कि ये 0 हो गया, इस वजह से ये भी 0 हो गई, जैसा भी आपको समझना है। जो पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवा दिया था, उससे देखोगे तो ये 4I के इक्वल आता है और ये 0 के इक्वल आती है। लेकिन ऐसा कब, ये स्पेशल केस है जब आप एम्पलीट्यूड को सेम रखेंगे, क्योंकि जब बाय डीएसई आप पढ़ने वाले हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं उसको। ओके, अब हम देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब ये है क्या, जो थॉमस यंग साइंटिस्ट थे उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उनके नाम से इसका नाम रखा गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनने डबल स्लिट का यूज किया था किसके लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले इनने किया था, इन्हीं के नाम से हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनने डबल स्लिट का यूज किया। स्लिट क्या होता है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक पेपर है और उसको आप ब्लेड से इस तरीके से काटो तो एक लाइन बन जाएगी, पतली सी लाइन बनेगी, थिन। तो एक नैरो स्लिट आपको मिलेगी, तो पतली रखना है, नैरो रखना है, पतली स्लिट रख लेंगे अपन, तो वो आपको मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्लिट। एक लाइन टाइप की बनेगी, लीनियर सोर्स मिल जाएगा आपको लाइट का, लीनियर भी मिलेगा और आपको थिन मिलेगा, नैरो स्लिट होगी वो। अपर्चर जो है स्मॉल रहेगा उसका, नैरो स्लिट। नैरो जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप मोटी बना दोगे तो फिर वहां पे वेव नेचर शो नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइट का वेव नेचर शो हो तो उसके लिए स्लिट कैसा होना चाहिए, नैरो, पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए। ओके,
तो डबल स्लिट का यूज किया, सिंगल स्लिट नहीं डबल स्लिट लेना है। सिंगल अपन पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन वाला केस होता है जो बाद में आएगा। अभी डबल स्लिट की बात करते हैं, तो एक और स्लिट ले ली, ठीक है। जैसे मान लो आप काटोगे पेपर को, एक यहां पर दूसरा उसके जस्ट नीचे, और दोनों स्लिट के बीच में जो गैप है वो ज्यादा नहीं करना है, एक यहां बना दो एक यहां बना दो, इतना नहीं, बहुत क्लोज रहेंगे ये। दोनों स्लिट को क्लोज रखना है, एक ये वाली स्लिट और दूसरा इसके पास में स्लिट, समझे? ओके, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। अब देखो स्लिट आप एज्यूम करना इसको 3D में कि मान लो कोई पेपर वगैरह है और आप इस तरीके से स्लिट बनाओ, एक ऐसा एक ऐसा, दो स्लिट बना दिए। अब इस पेपर को मैं इस तरीके से मोड़ देता हूं और मैं यहाँ डायग्राम में बनाता हूं। तो डायग्राम में देखो आप ऐसी स्लिट बनाओगे तो ये तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। ऐसी बनाओगे आप तब भी आपको दिख जाएगी स्लिट, लेकिन इसको आप फोल्ड करके, आप मोड़ के सॉरी इस तरह से रोटेट करके इस तरीके से रख दोगे तो आपको स्लिट पूरी नहीं दिखेगी। तो फिर क्या दिखेगा? तो वहां पर आपको सिर्फ ये दिखाई देगा। अभी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, बाकी ये गैप कम रहेगा इनके बीच में। तो ये देखिए, इसका मतलब समझो, ये कोई पेपर इस तरीके से रखा हुआ है, इसमें इस तरीके से स्लिट बनाई मैंने, तो क्या पूरी लाइन दिखेगी आपको स्लिट की? नहीं, ये दिखेगा बस थोड़ी सी थिकनेस, यहां भी आपको थोड़ी थिकनेस दिखेगी ये वाली। तो ये स्लिट हमने बना लिया। क्या करें फिर? ये जो स्लिट है उसके बीच में जो गैप है उसको डी मान लेते हैं। इस गैप को हमने क्या मान लिया? डी। उससे पहले सोर्स की बात करेंगे, बाद में मान लेंगे। एक स्क्रीन लगा दो और यहां पर हम डिस्टेंस मान लेते हैं डी। देखो हुआ क्या, कहानी कुछ ऐसी है कि हमने यहां पे लिया एक सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का एक सोर्स लिया। अब देखो लाइट का एक ही सोर्स लेना है, अलग अलग सोर्स ले लोगे तो वहां पे अलग अलग सोर्स से लाइट आएगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, तो कोहेरेंट सोर्स नहीं मिल पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सोर्स ले सकते हैं, कोई भी लाइट का सोर्स, और आप लीनियर सोर्स ले सकते हो। लीनियर सोर्स अगर लेंगे तो वहां से लाइट रेस आएंगी तो इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिल जाएंगी, तो ये भी आप ले सकते हैं। और जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा। अब ये वेव फ्रंट यहाँ पे टकराएगा दोनों स्लिट से, और जो वेव फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में, कुछ इस वाले पार्ट से निकल जाएगा, दूसरा इस वाले पार्ट से निकल जाएगा, यानी कि दो वेव फ्रंट अलग अलग हो जाएंगे। एक ही वेव फ्रंट था उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये सोर्स अलग, ये अलग सोर्स की तरह काम करेगा ये वाला स्लिट, और ये दूसरे सोर्स की तरह काम करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है कि मान लो ये कोई सोर्स था, यहां से लाइट आ रही थी, तो इस तरीके से लाइट आएगा, आपको बस क्या करना है, बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देना है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देगा और कन्वर्ज करके बना देगा पैरेलल। तो वो भी आप ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट फाइनली बात वही है कि आपका जो भी सोर्स है वहां से लाइट आएगा और वही लाइट जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि जो वेव फ्रंट था वो टू वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों स्लिट जो है, एक को आप मान लो S1, दूसरे को मान लेंगे हम S2। तो S1 S2 जो है वो डिफरेंट सोर्स की तरह काम करने लगेंगे। लाइट एक ही सोर्स से आ रही थी, लेकिन ये दोनों स्लिट क्या होते हैं, डिफरेंट सोर्स की तरह काम करते हैं, और इनके बीच का जो गैप है उसको अपन डी मान लेते हैं। चलिए ठीक है। और स्क्रीन और सोर्स के बीच का जो गैप है वो डी है। भाई इधर वालों से मतलब नहीं है, मेरे को इतना समझा दिया मैंने कि लाइट जो है, लाइट रेस यहाँ पे पैरेलल पहुंचेंगी। अब वो कैसे लाओगे वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाला उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइट रेस पैरेलल आनी चाहिए। अब क्या मैकेनिज्म लगाएंगे वो उन पे छोड़ो। तो यहां पर लाइट पैरेलल आ जाएगी, S1 S2 टू स्लिट से लाइट पास होगी, और ये S1 S2 क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ लाइट। तो हमारे लिए S1 S2 लाइट के दो सोर्स हैं, लाइट S1 से आती है और S2 से आती है। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि लाइट देखो S1 स्लिट से आएगा तो लाइट सीधे जाके यहां टकरा जाएगा, सामने यहां से आएगा तो यहां टकरा जाएगा। तो S1 S2 से जब लाइट आएगी, अगर हम लाइट को क्या मानेंगे, पार्टिकल नेचर मानेंगे, और लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर आप वो वाला कंसेप्ट लेके बैठे हो तो लाइट तो सीधा चलना चाहिए, सीधा चलेगा, सीधा जाके यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यानी कि यहां पर बीच में लाइट तो पहुंच नहीं पाएगी। तो यहां पे क्या बन जाना चाहिए था, बताओ बच्चों, यहां पर हो जाना चाहिए था डार्क।
क्योंकि बीच में लाइट नहीं पहुंच रही, तो क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, और रियल में ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि लाइट 2 स्लिट से निकल के सीधे जाएगा, सीधे टकराएगा, और बीच में थोड़ा सा जो गैप था वहां पे क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में हुआ ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, जो कि गलत साबित हुआ। तो फिर क्या हुआ बच्चे, इस लाइन को फिर से बनाएं। अब एक्चुअल में जो हुआ वो सुनो, और क्या हुआ वो भी समझेंगे। तो एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि लाइट इस वाले सोर्स से पहुंचेगा यहां तक, बीच वाले पॉइंट तक। लाइट इस वाले सोर्स से पहुंचेगा, एक मिनट सेंटर वाले को बनाते हैं पहले। फिर इस वाले सोर्स से लाइट पहुंचेगा यहां तक, और यहां से भी लाइट यहां पहुंचा। दोनों सोर्स S1 और S2 से लाइट जो है कहां पहुंचेगा, सेंटर में पहुंचेगा, यानी यहां पे पहुंच जाएगा। अब किसी भी पॉइंट पर ब्राइट होगा या डार्क होगा, ये डिसाइड कौन करता है, आपको मैंने कंडीशंस बताई थी, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, तो आप चेक करो पाथ डिफरेंस कितना है। इस पॉइंट को मान लो आप, चलो सेंटर वाला है, इसको O मान लेते हैं। तो यहां से S1O और S2O दोनों के पाथ क्या बराबर पाथ होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप तो बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में जाओगे तो S1O और S2O दोनों का पाथ बराबर होगा। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल एक्स। पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, सॉरी S1O माइनस S2O करना है, और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और पाथ डिफरेंस 0 आ गया। और आपको मैंने पढ़ा दिया पाथ डिफरेंस 0 कौन सा केस होता है, तो पाथ डिफरेंस 0 होता है कौन सा केस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पे आपको मिलेगा ब्राइट। तो क्या मिलेगा बताइए, ब्राइट, और इसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, यानी बीच में मिल रहा है इसलिए। तो यहां पे बनता है हमेशा सेंट्रल ब्राइट। समझ आई कहानी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो तो आप लिख लोगे कि आपने क्या माना है, इसमें लिख देना आप, कोई बात नहीं। यहाँ पे S1 S2 हमारे पास 2 स्लिट्स हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, एंड कैपिटल D द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन। बस आपको थोड़ा सा लिख देना, लैंग्वेज ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मैं लिखूँ क्या, चलो मुझसे लिखवा लो। अगर आपको थोड़ा सा लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि लेट S1 एंड S2 आर 2 स्लिट्स and separated by distance small d, capital D is the distance between source and source मतलब कौन सा, स्लिट, एंड स्लिट में आप लिख सकते हो स्लिट कौन से, S1 एंड S2। तो ये डिस्टेंस D किसके बीच में है, सोर्स यानी कि S1 S2 एंड स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि सेंटर में क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। और ब्राइट क्यों मिला उसका रीजन आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो 0 हो गया।
पाथ रेफरेंस 0 है तो यहाँ पे मिलता है हमें सेंट्रल ब्राइट। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम ये समझेंगे, देखो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। सेंटर में ब्राइट आ गया, ये हो गया ब्राइट, मान लो यहाँ पे ब्राइट आ रहा है। अब ब्राइट के बाद क्या हुआ कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि लाइट चलो ठीक है गलती से यहाँ पहुंच गई तो ऊपर तो डार्क शैडो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? डार्क शैडो। बट हुआ ये कि यहाँ पे ब्राइट होने के बाद यहाँ पे डार्क हो गया। क्या हो गया? डार्क। डार्क के बाद फिर क्या हुआ? अगेन ब्राइट हुआ, फिर डार्क हुआ। इस तरीके से देखिए, अगेन डार्क एंड ब्राइट। सेम नीचे भी यही केस बना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। तो हमें क्या मिल जाएंगी? तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। बट सेंटर में जो आप सोच रहे थे कि सेंटर में आपको क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो सेंटर में क्या मिला? ब्राइट मिला। रीजन आपको पता है, क्योंकि पाथ रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे 0, और पाथ रेफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि सेंट्रल ब्राइट आ गया। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्राइट आने के बाद ये फर्स्ट डार्क हो गया आपका, फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क, और सेंट्रल ब्राइट के बाद ये कौन सा वाला है? ये है आपका सेंट्रल ब्राइट। ये क्या है? ये फर्स्ट ब्राइट है। ये सेंट्रल ब्राइट था, सेंटर के ऊपर ये क्या हुआ? फर्स्ट ब्राइट। ये कौन सा हुआ? सेकंड ब्राइट। ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ये आपका थर्ड ब्राइट। नीचे भी देखो, ये आपका फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, सेम नीचे मिलते हैं। ये आपका फर्स्ट ब्राइट और ये सेकंड ब्राइट, और आगे यहाँ पे थर्ड ब्राइट। तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको मिल जाती है स्क्रीन पर। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर क्या मिल गया? अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिल जाएंगे। तो आपको जब एग्जाम में लिखेंगे तो हेडिंग लगाना है, ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। आप डायग्राम बनाइए और सेंट्रल ब्राइट आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पाथ रेफरेंस 0 है। अब हम समझते हैं कि ब्राइट क्यों आया। ब्राइट आना मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां भी ब्राइट आ रहा है मतलब यहां भी क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान टॉपिक है। तो आप ये बता सकते हैं कोई सा भी ब्राइट कोई सा भी डार्क किस पोजीशन पर आएगा। चले ये लगाते हैं स्क्रीन। ये सोर्स हो जाएंगे हमारे S1 S2 लाइट के सोर्स है, और ये सेंटर हो गया। ओके, अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट या थर्ड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, कोई से भी नंबर का ब्राइट और डार्क किस पोजीशन पे आएगा। तो पोजीशन देखो दो तरीके से बता सकते हैं कि यहां से आपको कितना एंगल ऊपर जाना है कि आपको ब्राइट या डार्क मिल जाए किसी भी नंबर का, या फिर आप ये बता सकते हैं कि यहां से कितना ऊपर उठे। तो मैं दोनों बता देता हूं। ये तो आपका सेंटर पॉइंट O हो गया। यहां से मान लो आपने एक पॉइंट लिया, एनी पॉइंट P, यहां पर कुछ मिलेगा आपको, ब्राइट डार्क कुछ भी मिले, बट P मान लिया मैंने, P पॉइंट पे मिलता है। अब ये P पॉइंट इस सेंटर से कितना ऊपर है, तो मान लो y डिस्टेंस ऊपर है, इसको मैं y मान लेता हूं। कितना मान लिया? y। तो y डिस्टेंस ऊपर हमारा एक पॉइंट है। अब लाइट रेस देखो होगा क्या, उससे पहले ये कितने एंगल ऊपर है, तो सेंटर वाले को आप P से ज्वाइन कर दो, और मान लो कि ये थीटा एंगल ऊपर है। तो पोजीशन दो टाइप से बताते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन और इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। तो जो भी फाइंड करने को आए, लीनियर बोलेंगे तो लीनियर बता देंगे, और
ये जो डेरिवेशन होता है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला बोल दूंगा मैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, तो समझ में नहीं आएगा। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बार आप देखें जरूर, ठीक है। पूरा डेरिवेशन देखिए, बहुत आसान है, कैसे मैंने किया ये आना चाहिए। तो बाद में फिर आपको रटने में भी आसानी होगी कि कौन सा फॉर्मूला रटें, कब कौन सा लगाना है। और बिना पढ़े रट लोगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा दोगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जैसे। इसलिए आप देखें, मैं पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा। तो बाय, ये डिस्टेंस हमने डी माना था, चलो ये भी ठीक है। अब S1 जो सोर्स है, यहां से लाइट कहां पहुंचेगी, P तक, और जो S2 सोर्स है यहां से भी लाइट पहुंचेगी P तक, ये भी ठीक है। तो S1 और S2 दोनों से लाइट कहां पहुंच जाएगी, P पॉइंट तक। एक अजम्पशन सुनना कि ये दोनों सोर्स बहुत क्लोज हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है D, ये बहुत स्मॉल होगा। तो D इज मच लेस देन कैपिटल D, ये वाली कंडीशन याद रखें। ये डिस्टेंस बहुत कम है। अब जरा सोचो कि एक पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, सुनो ध्यान से। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। मैंने कहीं भी एक पॉइंट लिया, मान लो ये पॉइंट मैंने यहां ले लिया, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की उस पॉइंट के लिए, सही नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं। और एक लाइन मैंने इस वाले पॉइंट से ड्रॉ की। अब स्केल से करोगे तो सही बनेगा, बट मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूं बिना स्केल के। आप तो बस कंसेप्ट समझना, ये बस, और कुछ नहीं है। ये दो पॉइंट बहुत क्लोज थे, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, जबकि आपका पॉइंट है वो बहुत दूर है। तो आप ये देखो, क्या ये दोनों लाइंस आपको लगभग पैरेलल दिख रही हैं? क्या ये दोनों लाइंस लगभग पैरेलल हैं, नियरली पैरेलल है, बिल्कुल, क्योंकि डी इज मच लेस देन, ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है और ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये मान लो mm में है और ये मीटर में है। जब यहां से एक लाइन आप यहां तक ले जाओगे लाइट रेस, दूसरी वाली यहां से यहां तक ले जाओगे, तो ये लाइट रेस कैसी होंगी, लगभग नियरली पैरेलल होंगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो S1P है, S1P, S2P, और ये जो बीच वाला है वो भी पैरेलल ही होगा। इस बीच वाले को चाहो तो कुछ और नाम दे दो, ठीक है। तो S1P, S2P, क्या नाम दें बताओ, चलो इसको N मान लेते हैं, और NP, डिस्टेंस हमारा D था, D को यहां लिख देते हैं बाहर, और नियरली पैरेलल, नियरली पैरेलल। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा डायग्राम समझो। S1P ये वाली लाइन, S2P ये वाली लाइन, और NP ये वाली लाइन, तीनों आपस में पैरेलल है। चलिए ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहां से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, किस पर, S2P पर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो यहां लिखो ड्रॉ, इसको कुछ नाम दें, चलो R मान लेते हैं। तो ड्रॉ S1R, किस पे परपेंडिकुलर है, S2P पर। S1R S2P पर हो गया परपेंडिकुलर। चलो यहां तक क्लियर। एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको मालूम है कि ये लाइंस पैरेलल हैं। कौन सी लाइंस पैरेलल है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये S1P, NP, S2P, ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, तो आप देखो, ये लाइंस पैरेलल हैं दोनों, ये लाइन भी पैरेलल है। अगर ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, तो क्या ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगी, तो दिस एंगल ऑल्सो थीटा। नहीं समझे, अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है, इसका एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका एंगल भी तो थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, भाई ये पूरा एंगल तो 90 था यहां से यहां तक का, तो ये जो एंगल बचा, इसको मैं यहां लिखता हूं, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, और सम 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हटा दो, तो ये कितना बचेगा, थीटा।
एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, तो ये एंगल आपको थीटा मिल जाएगा। ओके, कैसे किया, कुछ नहीं है, देखो ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 90 और 90 में से माइनस करो आप कितना, 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस थीटा प्लस थीटा, ये कट गया तो थीटा बचेगा, तो ये एंगल आपको थीटा मिल जाएगा। चलो इसको करते हैं रफ, बस एंड होने वाला है। हमारा मेन मोटिव है पाथ डिफरेंस निकालना, वो अपन निकालते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि लाइट रेस S1 से P तक जाएगा, S2 से P तक जाएगा, तो दोनों में पाथ में डिफरेंस कितना है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर लाइन, तो ये पैरेलल है, एज्यूम करना पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका यहां से अगर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा, ये S1P और RP ये बराबर हो गया। अब इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, भाई ये वाली लाइन इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ये तो पॉइंट के क्लोज है, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो कितना ज्यादा, ये तो बराबर हो गया इनका, तो अब ज्यादा कितना, इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो S2R, ये जो डिस्टेंस है ना S2R, ये उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो S2R के इक्वल आएगा। और आपका यही काम है कि S2R कैसे निकाल लेते हैं। ये जो ट्रायंगल देख रहे हो आप, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो एंगल के अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, जो कि कितना है S2R अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी कितना है, देखो ये वाला 90 के सामने, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D, तो ये D, और ये हो जाता है आपका साइन थीटा। क्लियर, तो S2R अपॉन D, अब S2R तो क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस अपॉन D इक्वल्स टू साइन थीटा, यहां से पाथ डिफरेंस निकालें तो D साइन थीटा के इक्वल आएगा, ये हो गया पाथ डिफरेंस, कितना आया, D साइन थीटा के इक्वल आया। ओके, अब यहां पर एक केस होता है कि एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो ये जो पाथ डिफरेंस है, सॉरी अगर एंगल स्मॉल है तो आप साइन थीटा को टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं या साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल में। यहाँ एंगल तो स्मॉल बनेगा ही, एंगल क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा इनके बीच में। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे, ये जो फ्रिंजेस बनेंगी पास में ही बनेंगी ना, क्लोज बनेंगी, डिस्टेंस काफी दूर है, ये बड़ा करके दिखा दिया मैंने, बट ये पॉइंट तो पास में होगा ना, ये ब्राइट ये डार्क, ये ब्राइट ये डार्क, पास में रहेंगे, तो ये आपको इसके इक्वल मिल जाएगा। तो थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा को लिख दूं थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा डी थीटा के इक्वल आ जाएगा पाथ डिफरेंस। और अगर मैं साइन थीटा की जगह टेन थीटा कर देता हूं तो ये मेरे को मिल जाएगा यहां पर, चलो ये मिल गया। अब यहां से थीटा फाइंड करना हो तो पहले ये देख लो, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस अपॉन डी के इक्वल आ गया। ओके, अब यहां पर एक और केस कि आप साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते थे, तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा डी टेन थीटा। अच्छा, और टेन थीटा कितना होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखो इस ट्रायंगल में देखना, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बाय अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं बाय अपॉन डी। तो यहां से अगर आपको कभी बाय फाइंड करना हो, तो बाय फाइंड करना हो तो देखो ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस और d अपॉन स्मॉल d। चलो दिख रहा होगा आपको, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, तो पाथ डिफरेंस चलो दिख रहा है, तो पाथ डिफरेंस जो है यहां रखेंगे और d अपॉन d। तो देखो दो पोजीशन फाइंड करते हैं, या तो आपसे बोलेंगे बाय निकालो यानी कि लीनियर पोजीशन कि मैक्सिमम है मिनिमा है उसकी बताइए लीनियर पोजीशन, या फिर आपसे बोलेंगे कि आप बताइए एंगुलर पोजीशन, तो लीनियर निकालना हो तो बाय निकाल देना। फॉर्मूला क्या है,
पाथ डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी। आपको एंगुलर चाहिए तो एंगुलर में थीटा निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस अपॉन डी। आया समझ में? अब बहुत आसान है। अब जैसे देखिए, आपको पता है कि हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है भाई? पाथ डिफरेंस 0 हो सकता है, वो तो सेंटर ब्राइट में हो गया। अब 0 के बाद पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? 1 आ सकता है, 1 यानी कि लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस आपको मिल सकता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। लैम्डा मिलेगा कहां पर? देखो 0 किस में होता है? 0 होता है सेंटर ब्राइट पे, उसको मैंने यहां नहीं लिखा। 0 भी आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, लेकिन 0 ऑलरेडी आ चुका है, आपको समझा दिया मैंने। बट पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा मतलब ये होगा आपका फर्स्ट ब्राइट, 2 लैम्डा आएगा मतलब सेकंड ब्राइट, 3 लैम्डा मतलब थर्ड ब्राइट। समझे? कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ लीनियर पोजीशन फॉर फर्स्ट ब्राइट, किसके लिए? फर्स्ट ब्राइट के लिए। तो ये है लीनियर का फॉर्मूला। और फर्स्ट ब्राइट के लिए चाहिए तो फर्स्ट ब्राइट में बताओ कितना रखेंगे? पाथ रेफरेंस लैम्डा रख लेंगे, 1 लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी अपॉन डी। समझे? ऐसे ही चाहिए अपन को सेकंड ब्राइट चाहिए। चलो ठीक है, सेकंड ब्राइट में क्या करेंगे? तो आपको रखना है पाथ रेफरेंस 2 लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा डी अपॉन डी। अब जैसे ही आपको चाहिए nth ब्राइट चाहिए, कोई सा भी नंबर का ब्राइट, तो n लैम्डा रख दो, तो n लैम्डा डी अपॉन डी। समझ आया? तो यहां पे हम निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, कौन सा ब्राइट आपको चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा वो कितना होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो पहले हम रखते हैं यहाँ पे 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस टाइप से मिलता जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब कोई आपसे बोल रहा है कि बताओ फर्स्ट डार्क कहां पे आएगा? फर्स्ट डार्क की आपको बताना है लीनियर पोजीशन। तो ये लीनियर का फॉर्मूला है, आप इसमें रखिए पाथ रेफरेंस। पाथ रेफरेंस फर्स्ट में कितना होता है? लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2, और ये तो आपको मिलेगा ही डी बाई डी। ये हो गई फर्स्ट डार्क की पोजीशन। सेकंड डार्क की पोजीशन बताओ। सेकंड डार्क कैसे निकालें? ये सेकंड डार्क कैसे निकालोगे? तो सेकंड में क्या रखेंगे? 3 लैम्डा बाई 2, और ये क्या चल रहा है? डी बाई डी चलता रहेगा। बस पाथ डिफरेंस रख दो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2। अब आपसे बोला nth डार्क बताइए। nth मतलब कोई से भी नंबर का। तो ऑड मल्टीपल चाहिए, तो ऑड मल्टीपल क्या होता है? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और ये चलेगा डी बाई डी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, तो मैंने आपको समझा दिया। तो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट या फिर nth डार्क। कोई सा भी ब्राइट, कोई से भी डार्क की आप पोजीशन बता सकते हैं। थोड़ी सी बात और करेंगे हम इसमें, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, चलो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालें? फ्रिंज विड्थ का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये मिला, चलो ये मान लो आपको मिल गया डार्क, फिर आपको मिला ब्राइट, फिर आपको मिला ये डार्क। तो इनकी विड्थ क्या है? फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो एक काम करो, कोई से भी ले लो आप, 2 ब्राइट ले लो या 2 डार्क ले लो। तो हमें क्या करना है, जैसे 2 ब्राइट की पोजीशन निकाल लो। मान लो पहला ब्राइट आपको यहां मिला, कितनी पोजीशन पे? इस वाली पे। सेकंड ब्राइट इतने पे आया। तो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट जो हैं, ब्राइट की लीनियर पोजीशन, यानी कि इतना डिस्टेंस, और इस वाले ब्राइट का इतना डिस्टेंस। तो मान लो ये आपका कितना है? मान लो 5 है, ये पूरा, ये कितना है? 3 है।
तो इस 5 में से अगर ये 3 हटा दें तो बीच में कितना है ये निकल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसेक्यूटिव ब्राइट में से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको डार्क की पोजीशन मिल जाएगी। भाई फ्रिंज कौन सी, डार्क फ्रिंज विड्थ या ब्राइट फ्रिंज विड्थ। जैसे आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो आप क्या करोगे, तो कंसेक्यूटिव 2 ब्राइट की पोजीशन माइनस कर लोगे। तो इस वाले ब्राइट की पोजीशन और इस वाले ब्राइट की पोजीशन माइनस करने से आपको मिल जाएगी। बस इतना ही याद रख लो। अगर फ्रिंज विड्थ चाहिए, अगर आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 ब्राइट की पोजीशन माइनस कर लेंगे। और अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 डार्क वालों को माइनस कर लेना। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को मैं लिखता हूं बीटा। क्या लिखता हूं, बीटा। किसके लिए चाहिए, चलो अपन पहले डार्क निकालते हैं। डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ब्राइट वालों को माइनस कर लेंगे। कोई से भी 2 ले लो, लगातार चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट माइनस कर लेता हूं। सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट को माइनस करने से आपको क्या मिल जाएगी, डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। तो सेकंड ब्राइट कितना है, 2 लैम्डा डी बाई डी, और फर्स्ट ब्राइट कितना है, लैम्डा डी बाई डी। तो भैया 2 लैम्डा डी बाई डी में से 1 लैम्डा डी बाई डी चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अरे बात तो वही हो गई ना कि 2 डेयरी मिल्क में से 1 डेयरी मिल्क चली गई, कितनी बची, 1 डेयरी मिल्क। तो ये हो गया आपका लैम्डा डी बाई डी, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे डी है। डार्क फ्रिंज विड्थ आ गई। ऐसे ही अपन ब्राइट निकाल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। अब ये ब्राइट फ्रिंज की अगर आपको विड्थ चाहिए तो आप डार्क वाले माइनस कर लो, 2 कंसेक्यूटिव डार्क। तो 2 कंसेक्यूटिव डार्क, तो डार्क वाले देखो ये, तो मैं सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क माइनस कर लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड डार्क भैया कौन सा है, सेकंड डार्क है ये, तो 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। और फर्स्ट डार्क कौन सा है, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। चलो माइनस करते हैं। तो यहां पर लैम्डा डी बाई डी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, लैम्डा डी बाई डी और ये अपॉन में 2, ये सब कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पे लिख लो 2, और बाकी कॉमन क्या लिया था, लैम्डा अपॉन 2 डी बाई डी। तो 2 से 2 कट गया, तो मतलब कितना बचा, लैम्डा डी बाई डी। तो इसका भी सेम आया, तो लैम्डा डी बाई डी ये आपको मिली यहाँ पर फ्रिंज विड्थ। क्या दोनों की सेम आ रही है, दिख रहा है क्लियर, लैम्डा डी बाई डी। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है वो आपको सेम मिलेगी। तो डार्क फ्रिंज विड्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ब्राइट वालों को माइनस कर लेंगे, और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालना हो तो डार्क वालों को माइनस कर लो, 2 कंसेक्यूटिव डार्क। तो आपको मिल जाएगा लैम्डा डी बाई डी, और इसी को हम लिखते हैं बीटा। तो यहां पर बीटा लिख देता हूं, फ्रिंज विड्थ, और होता कितना है, तो लैम्डा डी बाई डी के इक्वल आता है। तो ये कैसे आया वो मैंने समझा दिया। फ्रिंज विड्थ, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ कितना होता है, तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी के इक्वल आता है। चलिए क्लियर है इतना, देख लें एक बार। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया मैंने सेंटर में ब्राइट क्यों आया, क्योंकि पाथ रेफरेंस 0 था, जो कि केस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। फिर आपको मैंने बताया कि आपको पोजीशन बताना हो किसी भी ब्राइट किसी भी डार्क का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमने स्पेशल केस सॉल्व कर दिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, पाथ डिफरेंस रखना है तो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया लीनियर वाला। आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहां पे रख लेना है पाथ डिफरेंस और डिवाइडेड बाय डी। चलो करके दिखा देता हूं थोड़ा सा मैं। तो ये तो हमें मिल गया। हमने अभी फाइंड किया था लीनियर पोजीशन, अब हम देखते हैं एंगुलर पोजीशन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम देखें एंगुलर पोजीशन यानी कि थीटा, और किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए।
तो फर्स्ट ब्राइट में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, तो रख दो यहाँ पे पाथ डिफरेंस। तो फर्स्ट ब्राइट में होता है लेमडा, तो लेमडा अपॉन डी, बस हो गया। अपन को चाहिए सेकंड ब्राइट, तो सेकंड में कितना होता है 2 लेमडा अपॉन डी। आपको चाहिए nth ब्राइट, तो n लेमडा अपॉन डी, खत्म। ऐसे ही अपन देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस, तो अपन को चाहिए एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, पहला डार्क कहां पे आएगा, कितने एंगल पे आएगा। तो रखो यहाँ पे डार्क के लिए, फर्स्ट के लिए लेमडा बाई 2 होता है, तो लेमडा अपॉन 2, और डी तो पहले से ही था, ये आ गया। अपन को चाहिए सेकंड डार्क, तो सेकंड डार्क में होता है 3 लेमडा अपॉन 2d, और ऐसे ही अपन को चाहिए nth डार्क, तो n में क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 लेमडा अपॉन 2, और d तो पहले से ही था, ये आ जाएगा। तो लीनियर पोजीशन इस वाले फॉर्मूले से, एंगुलर पोजीशन इस फॉर्मूले से, रखना क्या है पाथ डिफरेंस रख देना है बस, जो आपको पहले से ही पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या पाथ डिफरेंस होता है। चलिए ठीक है। एंगुलर विड्थ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेना, एंगुलर विड्थ आपको मिल जाएगी, यानी कि 2 ब्राइट को माइनस कर लो, जैसे 2 लेमडा अपॉन डी में से 1 लेमडा अपॉन डी चले जाएंगे, कितना बचेगा लेमडा अपॉन डी। तो जो एंगुलर विड्थ होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो वो कैसे आएगा, माइनस करके आ जाएगा। तो 2 लेमडा अपॉन डी में से लेमडा अपॉन डी माइनस कर लो, दोनों का सेम आता है, तो यहां भी आपको मिल जाएगा लेमडा अपॉन डी के इक्वल एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूं और थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं इंटेंसिटी के बारे में, कि जो अलग अलग फ्रिंज विड्थ मिलेंगी आपको, तो वहां पर इंटेंसिटी किस टाइप से रहेगा। देखो इंटेंसिटी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मान लो आप कि ये सेंट्रल है, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो कितना होता है स्टार्टिंग में 0 होता है, 0 के बाद पाथ डिफरेंस आपको मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2, फिर आपको लेमडा मिलेगा, फिर हमें मिलेगा 3 लेमडा अपॉन 2, फिर हमें मिलेगा 2 लेमडा, इस टाइप से पाथ डिफरेंस आता है। इधर माइनस का मान लेता हूँ, माइनस का लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा, माइनस का 3 लेमडा बाई 2, और यहाँ पर माइनस का 2 लेमडा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। आपको पता है कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, और जो कि कितना आता है 4i के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे जो S1 S2 है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, और अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है, मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो इंटेंसिटी दोनों की सेम हो जाएगी, तो आपको 4i के इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पर होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, कितना होता है 4i। फिर यहाँ पर इसको बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, कोशिश करेंगे अपन, बट नहीं बनेगा क्योंकि लाइन हमारी बीच में नहीं है, ये इसको थोड़ा बीच में लाते हैं, मिड पॉइंट पे यहाँ लाइन होना चाहिए। चलिए अब बन सकता है, ये हो गया। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे हम ले रहे हैं इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4i के इक्वल आएगा। लेमडा बाई 2 पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इंटेंसिटी देखो 0 हो जाएगा। फिर लेमडा पे फिर से आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां भी इंटेंसिटी आपको वही मिलेगी, कितनी 4i। यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ फिर से आपको 4i मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में जो इंटेंसिटी है वो आपको मैक्सिमम मिलने वाली है। ओके, यहाँ भी सेम बनेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इंटेंसिटी के लिए। याद रखें कि इंटेंसिटी जो होता है सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी आपको सेम मिलेगी, ठीक है, YDAC में इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, वहां पे आपको बताऊंगा कि इंटेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है, फिर इसके बाद इंटेंसिटी कम होने लगती है डिफ्रैक्शन वाले केस में। लेकिन अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे इंटरफेरेंस YDAC, तो सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी आपको सेम मिलती है। तो आज के इस लेक्चर को करते हैं एंड, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।